सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत और बड़ी खबर कानपुर से। कानपुर के हाई प्रोफाइल ज्योति मर्डर केस में उसके पति पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पीयूष ने ही अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रची थी। गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने पत्नी को ठिकाने लगवाया और इसके लिए उसने ड्राइवर अवधेश की मदद ली। कानपुर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर अवधेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अवधेश कह रहा है कि उसने नहीं बल्कि उसके दो साथियों रेनू और सोनू ने पीयूष की पत्नी ज्योति का कत्ल किया था। गाड़ी से नीचे उतर गया था और रेनू और सोनू वो पीछे सीट के पीछे बैठ गए थे और हमको फिर उसने गाड़ी दे दी थी तो हम गाड़ी चलाने लगे तो उन लोगों ने मुंह पकड़ के पीछे घसीट लिया था। फिर उसने चाकू से चलती हुई गाड़ी में था। ड्राइवर अवधेश ने यह भी कहा है कि हत्या के वक्त पीयूष कार में नहीं था। उसने कहा कि पीयूष ने हमें कार दे दी थी और वो कार चला रहा था जबकि उसके दोनों साथी ज्योति पर चाकू से हमला कर रहे थे। पीयूष उतर गया था। लड़की बैठी कहाँ थी? आगे वाली सीट। तुम लोग लड़की को गाड़ी के बाहर से उतार के लाए हो या अंदर ही से घसीट लिया? अंदर ही से घसीट के पीछे ले आए? नहीं, गाड़ी हम चला रहे थे, पीछे दो लड़के थे जो रेनू और सोनू, उन लोगों ने पीछे घसीट लिया था। अवधेश का कहना है कि हत्या के लिए चाकू उन लोगों ने खरीदा था लेकिन पैसे पीयूष ने दिए थे। अवधेश के मुताबिक ज्योति के मर्डर के लिए 30,000 में सौदा हुआ था जिसमें से 10,000 उसे मिल चुके थे। हमने रेनू खरीदा तो पीयूष ने पैसे दिए थे। 2 जुलाई को पीयूष हमको फोन करी, कह रहा था कि लड़की को मार देना। 30,000 रुपये दिए थे और कहा था लड़की को मार देना, 20,000 का काम होने के बाद देंगे। आरोपी ड्राइवर अवधेश और 2 जुलाई को पीयूष हमको फोन करी, कह रहा था कि लड़की को मार देना। 30,000 रुपये दिए थे और कहा था लड़की को मार देना, 20,000 का काम होने के बाद देंगे। आरोपी ड्राइवर अवधेश और कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे के दावों में अंतर है। आईजी का दावा है कि पीयूष की मौजूदगी में कार में ड्राइवर अवधेश ने उसकी पत्नी ज्योति पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए। अवधेश ने चाकू से मारा है और ये जो पीछे बैठे थे उसी समय उसकी हत्या हो गई थी। अवधेश चाकू चला रहा है तो पीछे पीयूष ने झगड़ा जरूर होगा। पीयूष ने भी कबूला है कि उसकी पत्नी ज्योति की हत्या अवधेश ने अपने साथियों के साथ की है। किसने मारा बताओ? अवधेश और उसके 3-4 साथी ने। अवधेश किसका ड्राइवर है? हमारे घर के बगल में पहले गाड़ी चलाता था। 4 बार पहले वो छोड़ चुका था लेकिन उसको नंबर। कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे ने बताया कि पीयूष पहले हत्या की बात से इनकार करता रहा लेकिन जब पुलिस ने रेस्टोरेंट में पत्नी को छोड़कर कुछ देर के लिए जाने के बारे में पूछा और सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो वो टूट गया। पहले तो ये सारी चीजें डिनाई करता रहा और हर बात डिनाई करता रहा कि नहीं हम ऐसे आदमी नहीं है। और हम डाइन आउट के लिए हम लोग गए थे, वाइफ के साथ गए थे और वहां हम लोगों ने खाना खाया और पूरे समय हम साथ रहे। दरअसल वारदात की रात जिस रेस्टोरेंट में पीयूष पत्नी ज्योति के साथ खाना खाने गया था वहां के सीसीटीवी कैमरे ने पीयूष के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तब ये फिर टूटा है तो वो वीडियो फुटेज हमारा जो है सीसीटीवी का वो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहा जिसमें कि ये टूटा और इसने फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ हम गए थे। कानपुर के आईजी आशुतोष पांडे ने बताया कि ज्योति मर्डर केस में पीयूष की गर्लफ्रेंड की भी अहम भूमिका रही है। वारदात के दिन पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड में लगातार बातचीत हो रही थी। महिला मित्र का फोन आता है और उसी फोन पर बात करते करते ये नीचे जा रहे हैं। इन दोनों से बात करने के बाद पूरे प्रोग्राम सेट करने के बाद फिर ये ऊपर आ रहे हैं। ऊपर तो कहीं न कहीं महिला मित्र का भी इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। दरअसल पीयूष गर्लफ्रेंड से ही शादी करना चाहता था और पहले से ही उसकी शादी तय हुई थी लेकिन कुंडली के चक्कर में उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी शादी नहीं हो पाई। फिर भी पीयूष के उसके साथ संपर्क और हर तरह के संबंध थे। वो उस महिला मित्र से इसकी शादी की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट शादी पक्की थी लेकिन जो कुंडली नहीं मिलने के कारण ये शादी इसकी नहीं हो पाई। मानसिक संबंध भी थे और शारीरिक संबंध भी थे और वो महिला मित्र इसे घर के बगल में ही रहती है। पीयूष ने अपनी गर्लफ्रेंड को 2 सिम भी दिए हुए थे और वो उसके साथ लगातार संपर्क में रहता था। सिर्फ
2 महीने के अंदर दोनों के बीच 600 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत हुई, यानी रोजाना 10 बार से भी ज्यादा। करीब 1200 कॉल हुई हैं। 1200 में से 663 कॉल इनकी केवल इन दोनों की आपस में हुई। 663 कॉल कितने दिनों में? 663 कॉल, ये करीब 2 महीने के अंतराल में। कानपुर पुलिस ने पीयूष के पड़ोस में ही रहने वाली उसकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया है और उसे लगातार पूछताछ भी कर रही है। पुलिस का मानना है कि ज्योति की हत्या की साजिश में पीयूष की गर्लफ्रेंड एक अहम किरदार है। कानपुर पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि पीयूष एक और महिला मित्र के संपर्क में था और ये लड़की पीयूष की फैक्ट्री में काम करती थी। पीयूष ये कहकर ब्लैकमेल करता था कि मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैसेज करते थे कि हम बहुत उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते थे कि मैं बहुत परेशान हूं, अपने शादी से खुश नहीं हूं और तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूं और मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। पीयूष की दिलफेंक हरकतों से उसकी पत्नी ज्योति को शक हो गया था। ज्योति ने अपने घर वालों को ये बताया था कि पिछले 15 दिनों से पीयूष रात के 1 बजे से सुबह 4 बजे तक घर से गायब रहता था। पत्नी को शक होने के बाद ही पीयूष ने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। दरअसल कानपुर में रविवार की रात पीयूष की पत्नी की हत्या हुई थी। तब पीयूष ने दावा किया था कि बदमाशों ने उससे मारपीट की और कार समेत पत्नी को अगवा करके ले गए और बाद में ज्योति की हत्या कर दी गई। लेकिन अब पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पुणे से करीब 120 किलोमीटर दूर अवे गांव में जमीन धंसने से हाहाकार मच गया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 160 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। मलबे से 10 शव निकाल लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से बड़ी चट्टान खिसक गई, जिसका मलबा 40 घरों के पूरे इलाके में फैल गया। इन घरों के कई लोग मलबे में दबे हैं। 2 लोगों को मलबे से निकालकर बचा लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे में हुए भूस्खलन के चलते हुई मौतों पर शोक जताया है। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मुहैया कराई जाए। पीएमओ के एक बयान में कहा गया है कि पीएम ने हालात का जायजा लेने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह को पुणे भेजा है। पुणे में हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी मौके पर गए। राहत और बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर हैं। मलबे से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ साथ राहत और बचाव के लिए सेना की मदद भी ली जा रही है। आला अधिकारी भी मौके पर हैं। सभी हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत हो रही है। मलबा हटाने के लिए करीब 20 जेसीबी मशीनें मौके पर हैं। साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 35 एम्बुलेंस भी लगाई गई हैं। महाराष्ट्र के नासिक में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते गोदावरी नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बने मंदिर घाट और दुकानें सब पानी में डूब गए हैं। गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ते देख प्रशासन सतर्क हो गया है। तटीय इलाकों को खाली करने के निर्देश देने के साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने एहतियातन रेस्क्यू टीमों को अलर्ट रहने को कहा है। महाराष्ट्र के विरार में हो रही भारी बारिश की वजह से एक आदिवासी गांव बाढ़ में पानी से घिर गया। गांव के लगभग 80 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। आदिवासियों के बाढ़ के पानी से घिरे होने की खबर प्रशासन को लगी तो उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी 200 लोगों को गांव से सुरक्षित जगह पहुंचाया, जहां उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है। लगातार हो रही बारिश से हुए जल भराव के चलते सड़कें तालाब बन गई हैं। लोग अंदाजे से ही सड़कों पर आ जा रहे हैं। भिवंडी में बारिश के चलते बाढ़ के हालात बन गया है। नदियां उफान पर हैं। उनका पानी तटबंध तोड़कर शहरों में घुस गया है। सड़कों और हाईवे तक पर से पानी बह रहा है, जिससे भारी गाड़ियों के पहिए भी थम से गए हैं। मुंबई से सटे ठाणे में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं। असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का कहर जारी है। राज्य के 3 जिले धेमाजी, सोनितपुर और जोरहाट जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तीनों जिलों के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। असम के धेमाजी जिले में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां तबाही मचा रही हैं। यहां के जोनाई इलाका बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इस इलाके के 20 गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं।
वहीं सोनितपुर जिले में जियाभराली और महाबाहू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जिले से करीब 100 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बीती रात अहमदाबाद में हुई तेज बारिश के चलते पूरा शहर पानी पानी हो गया। जलजमाव के चलते शहर के कई निचले इलाके डूब गए। अहमदाबाद की सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक भी बाधित हुआ है। भारी बारिश के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में पानी भर जाने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्री भी परेशान हैं। खराब मौसम के बीच केदारनाथ यात्रा एक बार फिर शुरू हो गई है। 22 तीर्थ यात्रियों को केदारनाथ के लिए रवाना किया गया। झारखंड के देवघर में गुस्साई भीड़ ने एक बस में तोड़फोड़ के बाद उसमें आग लगा दी। बताया जा रहा है इस बस की चपेट में आने से कुछ लोग घायल हो गए थे। इसी से गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये सारी घटना देवघर के कुंडा इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि बासुकीनाथ से आ रही इस बस का ड्राइवर तेज रफ्तार के चलते नियंत्रण खो बैठा। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस के कंडक्टर को निकाला और बस में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद भीड़ ने बस में आग लगा दी। हंगामे की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और बस में लगी आग पर काबू पाया। इलाहाबाद में आज पुलिस ने छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। पुलिस ने छात्रों को पकड़ पकड़ कर पीटा। ये छात्र राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस से झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। दरअसल ये छात्र यूपीएससी परीक्षा से सीसैट खत्म करने और 3 अगस्त को होने जा रही यूपी पीसीएस की परीक्षा टालने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर ये छात्र राज्य लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर धरना दे रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इधर यूपीएससी में सीसेट को लेकर के दिल्ली में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने सीसेट हटाने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाकर अस्पताल में भर्ती कराया। इन्हें हिंदू राव अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन ये छात्र अनशन तोड़ने को तैयार नहीं। मुखर्जी नगर में अभी भी यूपीएससी के कई परीक्षार्थी धरना प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। ये छात्र सीसेट हटाने और सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा टालने की मांग कर रहे हैं। यूपीएससी के परीक्षार्थियों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की और सिविल सेवा की परीक्षा से सीसैट हटाने के आंदोलन में साथ देने की अपील की। मुलायम ने इन्हें हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। सिविल सेवा की परीक्षा से सीसेट को हटाने की मांग को लेकर वाराणसी में बीएचयू गेट के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। गांधी परिवार के करीबी रहे नटवर सिंह ने अगले महीने आने वाली अपनी किताब में कुछ अहम खुलासे किए हैं, जिनके मुताबिक 2004 में सोनिया गांधी के पीएम नहीं बनने की बड़ी वजह राहुल गांधी थे। राहुल को डर था कि अगर उनकी मां पीएम बनी तो पिता और दादी की तरह उनकी भी हत्या हो सकती है। नटवर सिंह ने कहा है कि प्रियंका गांधी ने उनसे मिलकर अनुरोध किया था कि वो राहुल गांधी के सोनिया गांधी को पीएम पद न स्वीकारने वाली बात को किताब से हटा दें। नटवर सिंह का दावा है कि राहुल और सोनिया गांधी ने भी उनसे ऐसा ही अनुरोध किया था। केंद्र की मोदी सरकार ने यूपीए सरकार में मंत्री रहे 16 नेताओं को सरकारी बंगले फौरन खाली करने के नोटिस थमा दिए हैं। सरकारी बंगलों में जबरन रह रहे मंत्रियों पर 20 लाख रुपए से ज्यादा का हर्जाना भी बाकी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू ने ये जानकारी दी। लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश विधूड़ी ने कांग्रेस पर बेतुका बयान दिया। विधूड़ी ने कहा कि जिराफ पर गधे को बिठाकर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। विधूड़ी ने यह भी कहा कि गधे को अच्छे दिन समझ में आते हैं क्या। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने भी लोकसभा में कांग्रेस पर बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दादी और नानी बच्चों को कहानियां सुनाएंगी, एक थी कांग्रेस। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह भी कहा कि अखबार में जासूसी की छपी रिपोर्ट बेबुनियाद है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद नितिन गडकरी जासूसी होने की बात नकार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जासूसी की खबरों का खंडन करते हुए सरकार ने विपक्ष की जांच की मांग को खारिज कर दिया है। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब जासूसी हुई ही नहीं तो फिर जांच का सवाल ही कहां उठता है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी प्रकरण पर सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जासूसी प्रकरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो वहां हजारों लोगों के फोन टैप होते थे। खड़गे ने मांग की कि जासूसी प्रकरण पर पीएम को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने जासूसी प्रकरण की जेपीसी जांच यानी कि संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच कराने की मांग की।
राज्यसभा में भी जासूसी प्रकरण पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की। उधर जासूसी की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहली बार खुलकर मीडिया के सामने आए। गडकरी ने कहा कि जासूसी की खबरें बेबुनियाद हैं। संसद की कैंटीन में खराब खाने का मामला राज्यसभा में उठा। जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा कि खराब खाने के चलते रामगोपाल यादव और जया बच्चन की तबियत बिगड़ गई। सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में कहा कि कैंटीन में बासी खाना मिलता है, जिससे उनकी तबियत बिगड़ गई थी। सांसदों की शिकायत के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने संसद की कैंटीन में डोसा खाया था। जया बच्चन ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने संसद की कैंटीन में खिचड़ी खाई थी, जिसके बाद उनकी भी तबियत बिगड़ गई थी। टमाटर की बढ़ती कीमत को लेकर के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रभारी प्रभात झा ने अजीबोगरीब बयान दिया है। प्रभात झा ने कहा है कि लाल गाल वाले अमीर लोग ही टमाटर खाते हैं। टमाटर को लाल गाल वाले अमीरों का भोजन बताने वाले बीजेपी नेता प्रभात झा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में जमकर प्रदर्शन किया। संघ की नाराजगी की वजह से केंद्र सरकार ने जीएम फसलों के टेस्ट की इजाजत नहीं दी है। स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात करके चावल, कपास और बैंगन के परीक्षण पर रोक की मांग की थी। दिल्ली बीजेपी विधायक नंदकिशोर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, आशुतोष और सोमनाथ भारती के खिलाफ पीतमपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। केजरीवाल ने विधायक पर करोड़ों रुपए की उगाही का आरोप लगाया था। बिहार में बीजेपी को रोकने के लिए जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। पटना में तीनों दलों की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महागठबंधन का ऐलान भी हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न नीतीश नजर आए और न ही लालू। तीनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने ही गठबंधन का ऐलान किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा खत्म होता नहीं दिख रहा। एनसीपी जहां 144 प्रेस कॉन्फ्रेंस में न नीतीश नजर आए और न ही लालू। तीनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने ही गठबंधन का ऐलान किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर झगड़ा खत्म होता नहीं दिख रहा। एनसीपी जहां 144 सीटों पर अड़ी हुई है, कांग्रेस इतनी सीटें एनसीपी को देने के लिए तैयार नहीं है। कल मुंबई में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी नेताओं ने साफ साफ कहा कि एनसीपी को 144 सीटें नहीं देंगे। माणिकराव ठाकरे ने कहा कि एनसीपी को साल 2009 के फॉर्मूले की तरह ही 114 सीटें ही दी जा सकती हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस साल 2009 के फॉर्मूले पर जोर दे रही है। 2009 में एनसीपी 288 सीटों में से 114 पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन अब वो 144 मांग रही है। हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बगावत करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह और बीजेपी अध्यक्ष की मुलाकात गुजरात भवन में हुई। इस मीटिंग में हरियाणा बीजेपी के सह प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने माना है कि अमित शाह से उनकी राजनीतिक बातचीत हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद ही वो आगे का फैसला लेंगे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वीरेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस उपाध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में राहुल और सोनिया गांधी को आरोपी बनाते हुए 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का सम्मन जारी किया था, जिसके बाद राहुल और सोनिया की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को 2002 के नरोडा पाटिया दंगा मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने इस मामले में कोडनानी पर सजा पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय से पूछा कि उनको तिहाड़ जेल में ही बने गेस्ट हाउस में क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए। कोर्ट ने सुब्रत राय के वकीलों को दूसरा विकल्प ये दिया है कि वो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में कॉन्फ्रेंस रूम में सुबह 6 से रात 8 बजे तक बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खरीदारों से बात कर सकते हैं। सुपरटेक बिल्डर्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 92A में बनी सुपरटेक के 40 मंजिला टिन टावर को अवैध ठहरा दिया। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुपरटेक को 30 अगस्त से पहले खरीदारों को की मूल राशि लौटानी होगी और 30 अक्टूबर तक 14% ब्याज भी लौटाना होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी 3 दिन के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच गए हैं। कैरी भारत अमेरिका सामरिक संवाद में हिस्सा लेंगे।
चीनी मीडिया भी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुरीद हो गया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंग्रेजी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने पीएम नरेंद्र मोदी के 18 घंटे काम करने की कार्यशैली की जमकर तारीफ की है। दलबीर सिंह सुहाग कल देश के नए आर्मी चीफ के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। सुहाग के आर्मी चीफ बनने का ऐलान मई में ही कर दिया गया था। सहारनपुर में आज कर्फ्यू से 5-5 घंटे की छूट दी जा रही है। न्यू सिटी में सुबह 8:30 से दोपहर 1:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। 6 थानों में पुलिस और पब्लिक के बीच मीटिंग के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया। और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के रतलाम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने दिन दहाड़े बीच बाजार में कई राउंड फायरिंग की। बदमाशों ने ये फायरिंग एक सराफा व्यवसायी के घर पर की। फायरिंग व्यवसायी को धमकाने के लिए की गई थी। फायरिंग की घटना के 1.5 घंटे के भीतर ही हरकत में आई पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार दोनों बदमाशों को धर दबोचा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके में रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में ई रिक्शे ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसके हाथ में 2.5 साल का मासूम गर्म तेल की खौलती हुई कढ़ाई में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। बिहार शरीफ में एक महिला ने बहादुरी का परिचय देते हुए अपने पिता के हत्यारे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आजमगढ़ में जमीनी विवाद में 2 गुटों में हुए झगड़े में एक शख्स की हत्या कर दी गई। यूपी के बागपत में 2 गुटों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों की तरफ से हुई फायरिंग में करीब 9 लोग जख्मी हुए हैं।